तो हेलो विद्यार्थी, कैसे हो आप सभी। आज हम बैच रामानुजन का जो फर्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन, इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा कंप्लीटली NCERT पर बेस होगा। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में रूपरेखा देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। एक तो हम 11th का जो कार्तिक गुणनखंड है उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे ताकि इस चैप्टर को आप कनेक्ट कर पाओ कि ये किस 11th में कैसे कनेक्ट करेंगे 11th से। उसके बाद हम संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद डोमेन, जो कि हिंदी में बोलते हैं प्रांत, फिर परिसर, रेंज से प्रांत को डोमेन का भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में देखेंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशंस देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशंस देखेंगे कंप्लीटली। आज हम यहाँ तक कंप्लीट पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, तो देखो कार्तीय गुणन होता क्या है। कार्तीय गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मान लो सबसे पहले कि माना कोई सेट ए है। क्या है? सेट ए है, जिसमें अवयव हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। और कोई दूसरा सेट है, वो है 4, 5, 6। ये हम मान लिया। तो माना इनका जो कार्तीय गुणन करेंगे तो A क्रॉस B, एक इनका क्या हो जाएगा, कार्तीय गुणन हो जाएगा। कैसे होगा? मान लो ये हमने ले लिया A, जिसमें हमने लिया 1, 2 और 3। ये हमने लिया 4, 5, 6। तो देखो, जो 1 है उसको हम 4 से कनेक्ट करेंगे, तो इसका ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा। 1 को हम 5 से करेंगे, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे, देखो 1,4, 1,5 एंड 1,6। एक तो ये हो गया। अब ऐसे ही जैसे 1 को किया है, ऐसे ही 2 भी होगा। 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 3 से। तो इसको भी लिख लेते हैं, जैसे 2 का 4, 2 का 5 और 2 का 6। इधर ही लिख लेते हैं आराम से, 2 का 6। अब देखो ऐसे ही 3 को भी कनेक्ट करेंगे, जैसे 3 का 4 से कार्तीय गुणन हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो इसे भी लिख लेंगे, 3 का 4 से और 3 का 5 से और 3 का 6 से। तो ये कार्तीय गुणन कर लिया हमने। इस कार्तीय गुणन को ही हम क्या कहते हैं? अब ये जो हमने कार्तीय गुणन किया है, इसमें क्या है, अभी ये तो किस रूप में है, देखो ये है रोस्टर रूप में। कैसे रूप में है? रोस्टर। याद है ना, आपको 11th में पढ़ा होगा, ये सेट को लिखते हैं ना उसी। ये क्या है? रोस्टर रूप में। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि यहाँ पर कोई x और y दे रखे हैं, जैसे कि 1 4 है, 1 5 है, ऐसे दे रखे हैं ना। तो माना कि कोई x और y है, और x y क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है। जैसे एक्स तो हमने लिया है सेट ए से। कहाँ से लिया है? इसका मतलब होता है जो एक्स है वो सेट ए से उठाया गया है। ठीक है, ऐसे ही वाई लिया गया है सेट बी से। इसको किस रूप में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण। ठीक है, अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं इसको, जैसे ये एक्स और वाई है, तो जो बाई होता है ना, बाई, इसे कहते हैं हम एक्स का प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? एक्स का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, सॉरी। और इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इमेज ऑफ एक्स। इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो एक्स होता है इसको हम कहते हैं बाई का पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। और इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ बाई। प्री इमेज ऑफ बाई बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि रिलेशंस
रिलेशन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, इसमें जो सारे सभी रिलेशंस आ जाते हैं, सभी रिलेशंस आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाते हैं? सभी रिलेशंस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई ए लिया, जो हम जितने भी अभी एग्जांपल आज समझेंगे वो इन्हीं दो सेट्स को लेके समझेंगे, जिससे हम आसानी से समझ सकें इस चैप्टर को। ठीक है, तो हमने ये दो सेट उठा लिए ए और बी। तो माना हमने एक रिलेशन लिया, एक रिलेशन क्या लिया हमने, जो ए से बी पर परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ए से लेके बी में परिभाषित है। क्या है देखो, माना कि हमने कोई भी ऐसे दो एक्स और वाई उठाए। कैसे उठाए कि y बराबर हमारा आता है x+4, ऐसे हमने ले लिया। अच्छा, ये चिन्ह आता है फॉर एवरी, 11th में पढ़ा है फॉर ऑल या फॉर एवरी का। जहाँ पर जो x है वो तो कहाँ से उठाया गया है? सेट ए से, तथा y कहाँ से लिया गया है? सेट बी से लिया गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं आगे, रुको। एक मिनट। अब देखो एग्जाम्पल्स, जैसे हमने एक्स बराबर क्या लिया? एक लिया। यहाँ सेट ए से हम उठा लिया हमने एक्स को। क्या कहाँ से? सेट ए से हमने एक्स बराबर एक लिया। तो बाई बराबर क्या आएगा? देखो बाई बराबर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? एक, और चार का चार, तो कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। उसके बाद एक्स बराबर हम दो लेते हैं, तो देखो क्या आया? बाई बराबर एक्स की जगह पर कितना रख देंगे? दो, और उसमें चार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? छः। अब एक्स बराबर कितना? तीन लेते हैं, तीन लेंगे तो बाई बराबर ये कितना हो जाएगा? 3+4=7। अब देखो ये जो आया है, इसमें एक चीज नोटिस करने की है। देखो एक लिया है हमने, ए इसमें है, तो बी से ये आ गया बाई बराबर, ये 5 है, बी है, बी में है। एक्स बराबर 2 लेने पर बाई बराबर 6 आया, 6 आया, तो बाई बराबर 6 भी इसमें है। एक्स बराबर 3 लेने पर बाई बराबर 7 क्या बी में है? नहीं है। तो ये वाला रिलेशन नहीं होगा। जबकि रिलेशन में क्या आएगा? देखो रिलेशन में आएगा कौन कौन से अवयव आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। एक लेने पर कितना आया? 5, तो एक और 5। दो लेने पर क्या आया? 2 और 6, 2 और 6, और 3 लेने पर कितना आया? 3 और 7। लेकिन हम इसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो 7 है वो बी में है ही नहीं, क्योंकि जो बाई अवयव है वो हमेशा कहाँ से आएगा? बी में आएगा। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम कि अभी एक बार रिलेशन को और आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने दो सेट लिए ए और बी। जब हमने ये सेट ले लिए तो एक हमने रिलेशन परिभाषित किया कि ए से बी में एक संबंध परिभाषित है। कैसे? कि एक्स और बाई, जहाँ पर एक्स कहाँ से लिया गया है? सेट ए से, और बाई कहाँ से लिया गया है? सेट बी से। जो बाई बराबर क्या है? रिलेशन क्या है? बाई बराबर x+4 है। तो माना हमने सबसे पहले ए का पहला अवयव उठाया x बराबर ए। जब x बराबर ए लिया तो बाई बराबर कितना आया? x की जगह पर हम एक रख देंगे, तो 1+4=5 आ गया। तो एक और 5 इस रिलेशन के, इस संबंध के अवयव हो जाएंगे। अब हमने x बराबर 2 लिया। जब 2 लिया तो बाई बराबर कितना आया? 6 आया। तो ये इस संबंध के क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे 2 और 6। अब हमने बचा गया है x बराबर 3 लिया, 3 लिया तो बाई बराबर 7 आया। लेकिन जो 7 है वो इस b का अवयव है ही नहीं, तो इस संबंध में भी नहीं होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि ये वाला अवयव नहीं आएगा, है ना। बस ये दोनों अवयव आएंगे। अब हम प्रांत को समझते हैं कि प्रांत क्या है। ठीक है, तो प्रांत होता है आपका, जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं। जो रिलेशन है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस जो ऊपर दिएगा, पहला जो क्या है अवयव, पहला क्या है? एक तो एक है और एक है दो, तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परिसर क्या होता है? परिसर भी देखेंगे। परिसर होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन के। कौन सा? सेकंड एलिमेंट ऑफ
रिलेशन, यानी कि दूसरा अवयव होता है, जो संबंध होता है उसका कौन सा अवयव होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं। संबंध का दूसरा अवयव, संबंध का दूसरा अवयव देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाके, पीछे वाली पे, कि 5 और 6 यही तो है, तो इनको हम लिख लेंगे। तो ये इसकी जो रेंज है वो क्या है, 5 और 6, ये हम सेट में लिख लेंगे इन अवयवों को, ये हो जाएगा परिसर। अब आते हैं हम कोडोमेन पर। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेकंड एलिमेंट जो होता है उसका कंप्लीट सेट होता है, सेकंड एलिमेंट्स का कंप्लीट सेट होता है। यहाँ लिखेंगे सेकंड एलिमेंट्स का कंप्लीट सेट, यानी कि यहाँ आप देखेंगे, देखो ये जो है ना, अब सेट बी, इसका जो सेकंड एलिमेंट ही तो है ये सारे, देखो 4, 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। कोडोमेन क्या हो जाएंगे, और जनरली मैं बात करूँ, जैसे रिलेशन है कोई ए और बी, तो यहाँ पर ये जो अवयव है वो होता है सहप्रांत, क्या होगा, हमेशा सहप्रांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी बराबर ऐसे लिख लेंगे, ये यही सहप्रांत होता है, 4, 5 और 6। अब हम नोट क्या देखेंगे, देखो ये जो मैंने लिखा था ना, सभी रिलेशंस हैं वो कार्तीय गुणन होते हैं, यानी कि जितने भी रिलेशंस हैं वो कार्तीय गुणन का पार्ट होते हैं। जैसे कि 1 और 5, देखो यहाँ पर 1 और 5 है, 2 और 6 और 2 और 6 इसमें आ रहे हैं ना, तो ये जो रिलेशन हमारा बना है वो इस कार्तीय गुणन का पार्ट है कि नहीं है। तो यही मैं यहाँ पर नोट लगा के लिखूंगा कि सभी संबंध कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय आपने 11th में पढ़ रखा है। इंग्लिश में लिखूं तो ऑल रिलेशंस आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या मैं लिखूं कि आर जो कि ए से बी पर परिभाषित है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी के। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। इसका एक फॉर्मूला होता है, माना कि देखो नंबर ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है m, एंड नंबर ऑफ सेट जो है बी, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर mn। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ, जो हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में देखा, तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे। तो इसमें है जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर m की जगह पर 3, n की जगह पर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 9, और 2 की पावर 9 का हो जाएगा 512, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट रिलेशंस, सॉरी सेट नहीं रिलेशंस, तो इसका हिंदी होता है अरिक्त संबंधों की संख्या, कि टोटल ऐसे कितने संबंध हैं जो अरिक्त हैं, यानी कि देखो सभी जितने भी रिलेशंस होते हैं उसमें एक संबंध ऐसा होता है जो रिक्त होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, देखो जिसे हम फाई कहते हैं, या फिर ऐसे खाली जो कोष्टक होता है उसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो जो ऐसा एक ही अवयव होता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
मतलब रिलेशंस हैं उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, और ये क्या है, फाई है, क्या है, फाई, या फिर हम इसको इस ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर इसका आंसर निकालूं ऐसे एग्जांपल के तौर पर, तो 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 -1 इज इक्वल 512 -1। तो इसमें अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 511 हो जाएगी। उस मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से एक माइनस करने पर हमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपकी जो बुक में दिया गया है उसे देख लेते हैं। कुछ उदाहरण है सेट रिलेशंस के। मान लीजिए ए किसी स्कूल की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का क्या है, समुच्चय है। माना कि कोई सेट है जिसमें क्लास 12th के सभी विद्यार्थी हैं, ठीक है। और कोई दूसरा सेट बी है, उसी स्कूल के कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय है। और जो सेट बी है वो क्या है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है। अब समुच्चय ए से बी पर संबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखो, ये कह रहा है कि एक रिलेशन क्या है, ए से बी पर है, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर है। ये कह रहा है कि समुच्चय ए और बी दो एलिमेंट है। ए कहाँ से लिया गया है, देखो यहाँ पर होगा, हमेशा के लिए याद रखना, जो आगे वाला एलिमेंट है वो ए सेट से लिया गया है, और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी मतलब यानी कि सेट बी से लिया गया है। तो ये कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी में ए बी का भाई है। मतलब ए और बी क्या है, आपस में भाई हैं। ऐसे कोई रिलेशन हो सकता है ना 11th और 12th के स्टूडेंट्स में। ऐसे ये भी हो सकता है कि ए कॉमा बी आपस में बहनें हैं, या ए है वो बी की बहन है, ऐसे हो सकता है, जो कि सेकेंड एग्जाम्पल है। या ऐसे भी हो सकता है कि ए की आयु यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट की जो एज है वो क्लास 11th के स्टूडेंट की एज से ज़्यादा है, होगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, होता ही है जनरली, ठीक है। ऐसे ही ये और उदाहरण दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैंने नोट करके लिखाया था ये है कि ए से बी तक किसी संबंध आर को अमूर्त यानी कि जिसे हम सोच सकते हैं, देख नहीं सकते, से हम गणित में ए क्रॉस बी के एक स्विच यानी कि नॉर्मली स्विच आर्बिट्रेरी बोलते हैं इंग्लिश में, उप समुच्चय की तरह परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, है ना। और सिंपली मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड में नोट लगाकर लिखवा दिया है यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पीपीटी है, देखो नॉर्मली ये रिवीजन के लिए है जनरली, तो कि एक सेट क्या होता है कि संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय ही होता है। और कार्तीय गुणन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। उदाहरण, ये सेट ए कक्षा 12 के विद्यार्थी, सेट बी कक्षा 11 के विद्यार्थी, ए बी का भाई है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। ये बस रिवीजन के लिए ये पीपीटी, आप जब रिवीजन करें तो आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले हम एम्प्टी रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ होता है रिक्त संबंध। क्या होता है, रिक्त संबंध। अच्छा, रिक्त संबंध क्या होता है विद्यार्थियों, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव आपस में संबंधित ही ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लिखा देता हूँ कि आर बराबर फाई, और फाई को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। ये होता है रिक्त संबंध जनरली, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। माना कि यहाँ सबसे पहले तो मैं आगे लिख देता हूँ। देखो, यहाँ दो सेट का यूज करेंगे, जैसे ऊपर पिछले एग्जांपल्स में भी हम कर चुके हैं ना, उन्हीं का हम यूज करेंगे सभी रिलेशंस को समझने के लिए, है ना। तो देखो, हमने कोई रिलेशन लिया आर, क्या लिया, जो कि ए से और बी पर परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है कि एक्स और वाई किस प्रकार से है कि एक्स बड़ा है, क्या है, एक्स बड़ा है हमेशा कैसे, किससे, वाई से, जहां
जो x है वो हमेशा a से उठाया गया है और जो y है वो हमेशा b से उठाया गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, ऐसी कोई भी x क्या है, a का अवयव है। क्या है? a का अवयव। क्या a का कोई भी अवयव b के अवयव से बड़ा है? देखो, a का कोई भी अवयव b के अवयव से बड़ा है? नहीं है। तो यहाँ जो संबंध r बनेगा उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, इसीलिए एक ऐसा एम्प्टी सेट एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। अब हम इसको देख लेते हैं कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जनरली इसे बता देता हूं, जैसे कि ये जो होता है ना, आर ए क्रॉस बी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो जितने भी संबंध होते हैं वो कार्तीय गुणन के रूप में ही होते हैं। तो यूनिवर्सल जो संबंध है वो क्या होता है? कार्तीय गुणनफल होता है। अगर सिर्फ ए से ए पर परिभाषित बोलेंगे तो इसे ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। और जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए से बी पर परिभाषित संबंध क्या होगा? एक्स कॉमा बाई, ये को हमने एक संबंध लिया कि x और y, इसमें हमने संबंध लिया है कि जो x है वो हमेशा y से छोटा होगा। क्या लिया है? x है जो कि किसका अवयव है? x किसका अवयव है? a का। और y किसका अवयव है? सेट b का। तो हमने लिया है कि x है वो हमेशा छोटा होगा b के अवयव से, मतलब कि जो a के अवयव है वो b के अवयव से छोटे होंगे। इसीलिए यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? देखो, एक का दो से, एक का दो के एक का चार से बन जाएगा, बन जाएगा। एक का पाँच से बन जाएगा, एक का छः से बन जाएगा। और एग्जांपल देखो, दो का चार से बन रहा है ना। देखो, जितने भी आगे वाले अवयव हैं वो हमेशा छोटे होंगे, जो कि एक्स है, और जो बाई है वो हमेशा बड़ा होगा। तो दो का पाँच और दो का छः, ये भी हो गया। अब तीन से ट्राई करते हैं। तीन का चार से देखो है, तीन का पाँच से, हाँ है, ये भी रिलेशन है। तीन का छः, ये भी रिलेशन है। देखो कैसे दोबारा से समझते हैं कि जो x है वो हमेशा छोटा होगा y से। देखो, जो पहला अवयव है वो हमेशा जो सामने वाले अवयव से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे एक चार है तो एक छोटा है, ये बड़ा है, ये 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 भी छोटा है, ये भी बड़ा है। ऐसे ही ये पूरा रिलेशन परिभाषित है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हिंदी में इसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। बड़े ध्यान से ही समझना है, बहुत ही सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो ए से ए पर ही परिभाषित होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ए बराबर क्या लिया, एक सेट है, एक दो और तीन मान लिया। ठीक है, तो ये ए से ए पर ही होगा, मतलब इसमें कोई अन्य समुच्चय नहीं होगा, कोई और सेट नहीं होगा, बस एक ही सेट होगा जो स्वयं पर परिभाषित है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ x बिलोंग ए। अच्छा, किस प्रकार से है ये रिलेशन? जैसे कि 1,1, 1,1 हो गया, 2,2, 3,3। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह स्वतंत्र या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हाँ है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे इसमें होने चाहिए। जैसे एक है, दो है और तीन है, तो 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, ये सारे के सारे होने ही चाहिए। तो ये स्वतुल्य हो जाएगा या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मानो 1,1 और 2,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या स्वतुल्य संबंध है? तो नहीं है। देखो क्यों नहीं होगा, वो समझ लेते हैं। इसमें 1,1 है, हाँ है, 2,2 है, हाँ है, लेकिन 3 और 3 नहीं है, इसीलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यानी कि इस देखो, ये जो लिखा है ना मैंने
एक्स का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, मतलब जितने भी ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, मतलब ए समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो सभी इस संबंध में होने ही चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं, उसका बताना आप। 1,1, 2,2, 3,3, 1,5, 2,6। क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये आपको सोचना है। थोड़ी देर में सोचने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, सोचो। बताओ, जल्दी बताओ। देखो कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी कमेंट को पढ़ूंगा। अच्छा देखो, इसमें 1,1 है, हाँ है। 2,2 है, हाँ है। 3,3 है, हाँ है। इसमें 1,5 भी है, 1,6 भी है। देखो सबसे पहली बात, स्वतुल्य में हमेशा याद रखना है कि ए में जितने अवयव हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। उसके अलावा हो चाहे ना हो, लेकिन ये तो होने ही होने चाहिए, यानी कि ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, जैसे कि कोई संबंध है वो ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, जहां फॉर एवरी एक्स तो कहाँ से लिया गया है, ए से, एंड बाई कहाँ से लिया गया है, बी से। शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ये तो हम। तो अभी देखते हैं इसका, इस रिलेशन मेट्रिक को पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सममित संबंध, सममित संबंध। देखो इसमें क्या होता है, यदि यदि कोई संबंध इस प्रकार से है कि एक्स और वाई दिया गया है, उसमें यदि कोई रिलेशन है जिसमें एक्स वाई दिया गया है, तो उसमें वाई और एक्स भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिया, मान लो R1 बराबर 1 2 और 2 1। देखो ये सममित है, कैसे है, एक्स वाई जैसे कि एक और दो है, तो देखो दो और एक भी है, इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक्स वाई दे दिया तो वाई एक्स होना ही उसमें चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी आपको उससे, कि 1 2 2 1 3 1 ये संबंध दे दिया है ना, ये संबंध दे दिया, क्या ये सम्मित है? जल्दी जल्दी बताओ, सोचो, अच्छी तरीके से सोचो कि सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे 1 2 है, सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 भी है, लेकिन 3 1 है, क्या 1 3 दे रखा है? नहीं दे रखा है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल से और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, थोड़ा वो समझते हैं। देखो 1 1 ले लिया हमने, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 1,2 ले लिया और 2,1 ले लिया। अब बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। 1 1 दे रखा है, यानी कि अगर 1 है तो इसका उल्टा भी यही है, तो ये ऑलरेडी है इसमें, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है कि नहीं, ये 1 1 है। 2 2 यानी कि 2 का उल्टा क्या होता है, 2 2 ही होता है, उसको एक बार ही लिखेंगे, ये भी सिमेट्रिक है। 3 3 ऑलरेडी सिमेट्रिक है। अब इसको देखेंगे, क्या 1 2 दे रखा है, तो क्या इसका उल्टा भी दे रखा है, 2 1 दे रखा है सर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा और समझ लेते हैं गहराई से रिवीजन की तरफ। मतलब ऐसे है कि ये रिक्त संबंध में और सार्वत्रिक संबंध में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखो रिक्त संबंध मैंने आपको क्या समझाया था, जिसमें कोई भी अवयव हैं वो आपस में संबंधित नहीं होंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिया। इसकी परिभाषा क्या है, कोई भी अवयव किसी अन्य से संबंधित नहीं होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि लड़कों के स्कूल में संबंधार क्या है, ए और बी, ए बी की बहन है, ये रिलेशन है। देखो उदाहरण समझते हैं कि एक लड़कों का कोई स्कूल है, क्या है, लड़कों का स्कूल है, लड़कों का क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब ये रिलेशन क्या है इसमें, देखो
रिलेशन कह रहा है कि ए और बी बहन है। अब बताओ, लड़कों के स्कूल में क्या ए और बी बहन हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, कोई भी बहन नहीं होगी इसमें, क्योंकि सारा का जो स्कूल है उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। तो उससे ये कैसा हो जाएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा इस रिलेशन में। तो ये कैसा संबंध हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सार्वत्रिक संबंध की तरफ। देखो, ये सार्वत्रिक समुच्चय या तो ऐसे डिनोट कर दो अगर एक ही समुच्चय है, और दो समुच्चय हैं तो इसे ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। प्रत्येक अवयव की सभी अवयवों से संबंधित है, ऐसा। तो देखो, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई भी स्कूल है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, ये समुच्चय मान लिया हमने, विद्यार्थी क्या मान लिया हमने, ये एक समुच्चय ए मान लिया है ना, कि कक्षा ए की 10वीं के, मतलब कक्षा 10वीं के कुछ विद्यार्थी हैं, इसमें लड़का भी है और लड़की भी है। इसमें संबंध क्या दे रखा है, आर बराबर ए और बी। ए तथा बी की जो ऊंचाई है, जो उनका हाइट है, उनका अंतर 3 मीटर से हमेशा क्या रहेगा, कम। देखो, 1 मीटर में लगभग लगभग 3 फुट होता है, कितना होता है, 3 फुट होता है। तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 × 3, भाई 9 फीट हो जाएगा, 9 फुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति क्या 9 फुट से ज्यादा ज्यादा का हो सकता है, शायद मुश्किल से ही होगा। यानी कि जनरली हम सामान्य रूप से देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों की हाइट है वो 9 फुट से कम होनी चाहिए, ये ऐसा कहना चाह रहा है ये रिलेशन। तो क्या सभी विद्यार्थियों की फुट 10वीं में जो पढ़ रहे हैं उनकी 9 फुट से, जो उनकी हाइट है वो 9 फुट से कम ही होगी ना, इसीलिए ये कैसा संबंध हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। अब देखते हैं, देखो कुछ गणित की परिभाषा देख लेते हैं। ये तो ये हो गया रिक्त संबंध, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर अगर अलग अलग सेट हैं तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। परिभाषा 2 जो कि सार्वत्रिक समुच्चय की है, सार्वत्रिक संबंध की है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए हो। अगर ये दोनों अलग अलग सेट होंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, लेकिन फाई होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए रिक्त संबंध में, ठीक है। रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तुच्छ का संबंध का अर्थ होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब ये सेम होते हैं, ठीक है। सेम का क्या, देखो सेम क्या, ए क्रॉस ए, और इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा तो ये तुच्छ संबंध हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, उस संबंध को तुच्छ संबंध कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण ये मैं आपको करवा चुका हूँ, वापस से कर लेते हैं। मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि ए बी इस प्रकार संबंधित हैं कि ए बी की बहनें द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि लड़कों का स्कूल है और इसमें कह रहे हैं कि ए और बी आपस में बहन है, तो रिक्त संबंधी होगा ना ऑब्वियसली। इसके बाद एक संबंध आर डैश दे रखा है, जो ए बी इस प्रकार संबंधित हैं कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर से कम है। वही मैंने बताया, 3 मीटर यानी 9 फुट हो गया या 9 फीट हो गया, इतना हो गया। तो क्या सभी कोई भी विद्यार्थी ऐसा होगा जिसकी हाइट है वो 9 फीट से ज्यादा का हो, बताओ, नहीं होगा ना। तो उसमें सारे रिलेशन, सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, यानी कि ये यूनिवर्सल संबंध हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इस प्रकार देखो प्रश्नानुसार, क्योंकि स्कूल के बालकों का है, मतलब स्कूल है वो बालकों का है, मतलब लड़कों का है,
तब स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता, यानी कि वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। ये पूरा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, एक रिवीजन और मान लेते हैं थोड़ा सा। संबंधों के मुख्य प्रकार, द बिग थ्री। देखो, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में भी लिखा है। स्वतुल्य होता क्या है कि कोई भी संबंध आर इस प्रकार संबंधित हो कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, और ये अवयव होगा किसका, ए का। जैसे कि हर त्रिभुज स्वयं की सर्वांग सम होता है। जैसे कोई त्रिभुज लिया तो ये त्रिभुज है, वो स्वयं के सर्वांग सम होगा ही, ये तो होगा कि नहीं, स्वयं की सर्वांग सम होगा ही। अब देखते हैं हम सममित संबंध। सममित संबंध का रिवीजन कैसे करेंगे कि यदि ए बी है तो बी ए बी होना ही चाहिए। जैसे कि रेखा L1 है, वो L2 के लंबवत है। जैसे कि ये हमने लिया, ये तो L1 है और ये L2 है, ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई। अगर ये इसके लंबवत होगा, L1 लंबवत है किसके, L2 के, तो L2 भी तो L1 की लंबवत होगी ना, इसीलिए ये सममित हो जाएगी। अब आते हैं संक्रामक पर। संक्रामक को वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ा क्या है, लंबा है और बड़ा भी है। तो देखो, इसमें क्या है, माना कि कोई संबंध है, ए और बी आपस में संबंधित है, और फिर एक संबंध है जो बी है वो सी से संबंधित है, तो जो बचा कुचा जो ए और सी है वो भी आपस में संबंधित होगा। इस संबंध का ये मतलब ये कह रहा है कि यदि ए बी आपस में संबंधित है और बी और कॉमा सी आपस में संबंधित है, तो बचा क्या, ए सी बचा ना, तो ए सी भी होना चाहिए, तो ये संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ, कोई उदाहरण दे, हम उदाहरण से समझते हैं कि यदि x है वो y से बड़ा है, ये कह रहा है कि x बड़ा है y से, ठीक है, और y बड़ा है z से, और y बड़ा है z से, तो x z से बड़ा होगा ही ना, तो ये संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्लास आपको समझ पसंद आ रही है, तो चैनल को क्या करना है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन भी दबा दो, क्योंकि अभी हमने चैनल शुरू किया है, तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये कम्प्लीटली फ्री है, ये पूरा बैच कम्प्लीटली क्या है, फ्री है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।